नमस्कार। अगर आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो जीव विज्ञान का ये फटाफट रिवीजन आपके बहुत काम आने वाला है। हम सिर्फ उन ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है। ये दो शब्द हैं, सोरियोलॉजी और सीरोलॉजी। सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, है ना? पर क्या इनका मतलब भी एक ही है? ये देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। सेरोलॉजी का मतलब है छिपकलियों का अध्ययन, जबकि सेरोलॉजी में हम ब्लड सीरम की स्टडी करते हैं। एक जरा सा फर्क और मतलब पूरी तरह से अलग। एग्जाम में ये छोटा सा पॉइंट एक नंबर पक्का करा सकता है। तो जैसे हमने सेरोलॉजी और सीरोलॉजी देखा, वैसे ही जीव विज्ञान में और भी बहुत सारी शाखाएं हैं। आइए कुछ और जरूरी शाखाओं पर नजर डालते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में आ सकते हैं। डेंड्रोलॉजी यानी पेड़ों की स्टडी, एक थियोलॉजी मछलियों की, फाइकोलॉजी शैवाल की और माइकोलॉजी कवक की। ये चारों तो बहुत ही कॉमन है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब जरा दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन के अंदर झांकते हैं, यानी हमारे अपने शरीर में। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारे अंदर जो पाचन नली है वो करीब 8 से 9 मीटर लंबी है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा छोटी आंत है, जहां असल में सारा खाना पचता है और पोषक तत्व सोखे जाते हैं। और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पावर हाउस है ये 4 चेंबर वाला दिल। ये एक ऐसा कमाल का पंप है जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। यही वो इंजन है जो हमारे पूरे शरीर में जिंदगी को पंप करता रहता है। ये जो नंबर है ना, 120/80, ये हमारे हार्ट की हेल्थ रिपोर्ट जैसा है। ऊपर वाला नंबर 120 सिस्टोलिक, तब का प्रेशर है जब दिल धड़कता है, और नीचे वाला 80 डायस्टोलिक, तब का जब दिल आराम करता है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का असली हीरो कौन है? वो है नेफ्रॉन। जरा सोचिए, हमारी हर किडनी में करीब 10 लाख ऐसी छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स हैं जो बिना रुके हमारे खून को साफ करने का काम करती रहती हैं। कभी सोचा है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने पर मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं? वो इसलिए क्योंकि बेचारी मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे लैक्टिक एसिड बनने लगता है। ये सीधा कनेक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी और मस्कुलर सिस्टम के बीच। अच्छा, तो हमने बड़े बड़े सिस्टम्स देख लिए। अब चलते हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और देखते हैं कि इन सब की बनावट का ब्लूप्रिंट कहाँ छिपा है। कोशिका की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये 2 हिस्सों में हुई। पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मरी हुई कोशिकाओं को देखा, पर असली गेम चेंजर थे ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में पहली बार एक जिंदा कोशिका देखी और जीवन की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और जब भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा सबसे पहले आता है, ग्रेगर मेंडल। मटर के पौधों पर किए गए उनके एक्सपेरिमेंट्स ने ही आज की मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रखी थी। ये चार्ट देखिए, ये हमारे 44 क्रोमोसोम्स का ब्रेकडाउन है। इनमें से 44 ऑटोसोम होते हैं जो हमारे शरीर की बनावट तय करते हैं, और सिर्फ 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र, जो ये तय करते हैं कि लिंग क्या होगा। डीएनए और आरएनए में जो सबसे बड़े 2 अंतर हैं वो यहाँ साफ दिखते हैं। पहला तो इनका स्ट्रक्चर। डीएनए डबल हेलिक्स यानी दोहरी कुंडली वाला होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। और दूसरा केमिकल फर्क ये है कि डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में उसकी जगह यूरेसिल आ जाता है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम के सवालों में मदद करेंगे। एक तरह का रैपिड फायर राउंड। सेंट्रल डॉगमा सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसे ऐसे समझिए कि डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में इसकी एक कॉपी बनाई जाती है जिसे आरएनए कहते हैं, और फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इस आरएनए कॉपी को पढ़कर असली चीज यानी प्रोटीन बनाया जाता है। बस। पौधों में पानी और खाने का ट्रांसपोर्ट, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, पर इसकी एक बहुत आसान ट्रिक है। ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है, और फ से फ्लोएम, फ से फूड यानी भोजन। तो फ्लोएम खाने को पत्तों से बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। हड्डी और उपास्थि यानी बोन और कार्टिलेज, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, हड्डी तो कठोर होती है, हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, लेकिन उपास्थि जैसे हमारे कान की हड्डी या नाक के आगे का हिस्सा, वो लचीली होती है और जोड़ों को सपोर्ट देती है। ये पौधे कीड़े क्यों खाते हैं?
इसका कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने कीड़ों को पकड़ना सीख लिया है। ये कमाल का इकोलॉजिकल फैक्ट है। लाइकेंस जो हैं वो हमारे पर्यावरण के छोटे छोटे जासूस हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जहाँ की हवा बहुत प्रदूषित होती है वहाँ ये उगते ही नहीं हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देता है कि कुछ जीव जैसे प्लेनेरिया अगर कट जाएं तो उनका हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। तो फिर हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? प्रकृति ने ये कमाल की शक्ति कुछ ही जीवों को क्यों दी,